अच्छा, अब हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 की, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2। सही है। इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है? परमुटेशन पढ़ना है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंस क्या है। एक्सरसाइज 6.2। 6.2 के अंदर हम परमुटेशन पढ़ेंगे और 6.3 के अंदर हमने कॉम्बिनेशन पढ़ना है। लेकिन बेटा पेपर में लिखा हुआ नहीं होता कि ये परमुटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का है। आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होता है। तो आपको अगर डिफरेंस दोनों का पता है कि आपके पास जो है वो परमुटेशन का क्वेश्चन कब है या कॉम्बिनेशन का कब है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अच्छा, ये परमुटेशन या कॉम्बिनेशन होता क्या है? ये नंबर ऑफ वेज फाइंड करने के मेथड्स होते हैं। नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करने के मेथड होते हैं मेंट्स, या फिर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फाइंड करने के मेथड होते हैं। अच्छा, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कंसिडर करो आप जो है वो एक इवेंट में गए। सही है। कोई भी एक इवेंट था, उसमें आपके पास जो है वो 5 डिशेज है खाने की। 5 डिशेज है। सही है। एक उसमें हम ले लेते हैं राइस है। अब वो राइस में कुछ भी हो सकता है। सही है। एक हम कढ़ाई ले लेते हैं। हम्म, एक हम जो है वो कोई भी फ्राइड आइटम ले लेते हैं। सही है। एक हम स्वीट डिश ले लेते हैं कोई भी। सही है। और एक जो है वो बेवरेजेस है, कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी कह लो आप। सही है। तो टोटल 5 आइटम्स है। अच्छा, तो उस इवेंट में अगर 5 डिशेस मौजूद है खाने की, तो आप उसमें से कितनी खा सकते हो? कितनी खा सकते हो? एक। पहली बात है, एक भी नहीं खाओ। सही है, तबीयत सही नहीं है लेकिन जाना जरूरी था। दूसरी चीज, एक डिश लो, कोई भी एक चीज खाओ। दो खा लो, तीन खा लो, चार खा लो, या फिर पांच। ऐसा पॉसिबल है कि आप जो है वो 6 डिशेस खा के आ जाओ, या तो फिर आप गलत शादी में घुस गए, गलत हॉल में घुस गए हो, किसी दूसरे के इवेंट में घुस गए हो। सही है, अगर आपने ज्यादा डिशेस खा ली। सही है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जितनी डिशेस मौजूद थी उस इवेंट में, जितने खाने के आइटम्स मौजूद थे बुफे के अंदर, आप उससे ज्यादा खा लो। इट्स पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो जो गिवन होता है बेटा, जितनी डिशेस आपके पास गिवन है, इसको कहते हैं अवेलेबल डिशेस। ये अवेलेबल है। तो आपके पास कॉम्बिनेशन हो या परमुटेशन हो, आप नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल रहे हो, या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनाओ, परमुटेशन मेथड से या कॉम्बिनेशन मेथड से, उसमें दो चीजें आती है। एक अवेलेबल, जिसको स्मॉल एन से लिखते हैं। सही है। और दूसरी सिलेक्शन। सिलेक्शन, सेलेक्ट कितनी कर रहे हो आप, जितनी अवेलेबल है उसमें से आपकी मर्जी है, आप एक आइटम सेलेक्ट करो, दो, तीन, चार, पांच, या एक भी नहीं। सही है। तो सिलेक्शन को लिखते हैं स्मॉल आर से। दो चीजें होंगी, एक स्मॉल एन और एक स्मॉल आर। एन जो होता है वो अवेलेबल होता है, आर जो होता है वो सिलेक्शन होता है। तो एन की जो वैल्यू है वो या तो आर के इक्वल होगी या फिर आर से बड़ी होगी। सही है। हम्म। या तो आर जो है वो आपके पास, आप कह सकते हो, या तो एन के इक्वल होगा या फिर एन से छोटा होगा। या तो सिलेक्शन जितनी चीजें अवेलेबल है आप उतनी कर सकते हो, या फिर उससे कम करोगे, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। आर की वैल्यू एन से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, एक और एग्जांपल, ये चीज समझ ली। अब हम ये समझते हैं कि परमुटेशन, देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपके पास सिमिलैरिटी क्या है? दोनों में अवेलेबल होता है, दोनों में एन होता है, और दोनों में सिलेक्शन करनी होती है, आर दोनों में होता है। सही है, ये तो दोनों का कॉमन पॉइंट है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये नंबर ऑफ वेज होते हैं, वो क्या है, नंबर ऑफ वेज बनाने का क्या तरीका है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ बेटा ये लो 1 2 3। सही है। ये 3 डिजिट्स आपने यूज करते हुए मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं 2 डिजिट नंबर बनाना है, इन 3 डिजिट्स को यूज करते हुए आपने 2 डिजिट नंबर बनाना है, तो कितने नंबर्स बन सकते हैं? आप बोलोगे सर 2 डिजिट नंबर में बेटा दो पोजीशंस होंगी, पहले एक डिजिट आएगा फिर दूसरा। आप बोलोगे सर एक 1 2 बन सकता है। सही है। एक 1 2 बन जाएगा। एक आपके पास 1 3 बन जाएगा। सही है। एक आपके पास कितना बन गया? 2 1। एक आपके पास 2 3। एक आपके पास 3 1। एक 3 2 बन जाएगा। और बन सकते, कोई पॉसिबल चांसेस है?
नहीं। सही है, और कोई पॉसिबल चांसेस नहीं है। तो ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन गए कि ये 3 डिजिट्स है, 1 2 3। इन 3 डिजिट में से कोई भी 2 डिजिट आपके पास अवेलेबल, कितने हैं? 3 डिजिट। एन की वैल्यू क्या हो गई इधर? 3। सही है, एन की वैल्यू क्या हो गई? 3। 3 डिजिट अवेलेबल है, लेकिन आपने जो नंबर बनाना है, जो नंबर बनाना है उसमें 2 डिजिट्स लेने हैं। तो सेलेक्ट कितना करना है? पाबंदी लगा दी भाई, सिलेक्शन होनी चाहिए 2 की, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। सही है। तो आपने 1 सेलेक्ट कर लिया, फिर दूसरा नंबर 2, या 1 पहला और दूसरा 3। पहला 3 दूसरा 1, पहला 3 दूसरा 2, पहला 2 दूसरा 1, पहला 2 दूसरा 3। तो ऐसे आपके पास टोटल कितने वेज या टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन गए, या कितनी अरेंजमेंट्स हो गई, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6। तो ये आपकी हो गई नंबर ऑफ अरेंजमेंट। नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज 6। कितनी हो गई? 6 अरेंजमेंट्स हो गई, या 6 इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन गए। तो जब भी आपने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस या पॉसिबल अरेंजमेंट या पॉसिबल नंबर ऑफ वेज बनाने होंगे, तो आप या तो कॉम्बिनेशन लगाओगे या परमुटेशन। अच्छा, अब कॉम्बिनेशन कहाँ लगेगा और परमुटेशन कहाँ लगेगा, ये चीज समझ लो। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इन दोनों का अभी ये डिफरेंस वाला पॉइंट है। सही है। अच्छा बेटा, अगर मुझे एक बात बताओ, अभी ये जो मैंने डिजिट्स, 3 डिजिट्स की मदद से 2 डिजिट नंबर बनाया है, तो इसमें अगर मेरे पास 1 पहली पोजीशन पे और 2 दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, तो नंबर बन रहा है 12। इसी तरह अगर 2 पहली पोजीशन पे आ जाए और 1 दूसरी पोजीशन पे आ जाए, तो नंबर कौन सा बनेगा? 21। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, 12 और 21 सेम है? बिल्कुल भी नहीं। 12 और 21 तो बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो इसका मतलब है कि पहली पोजीशन पे जो नंबर आ रहा है और जो दूसरी पोजीशन पे जो नंबर आ रहा है, इसका ऑर्डर मैटर कर रहा है। 1 2 12 सेम नहीं है। 2 1 21 12 के बराबर नहीं है, और 12 21 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास ऑर्डर मैटर कर रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पे जो आएगा, सेकंड पोजीशन पे जो आएगा, इसी तरह थर्ड पोजीशन पे जो आएगा, जितनी भी सिलेक्शन की पोजीशन है, तो अगर हर एक पोजीशन पे जो है वो आपके पास एक अलग नंबर या एक अलग पर्सन या कोई अलग बंदा आ रहा है, तो वहां पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। सही है। तो अगर कभी भी आपके पास नंबर ऑफ वेज निकालने में, नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने में ऑर्डर मैटर करता है, तो वो कहलाता है परमुटेशन। वो क्या कहलाता है? परमुटेशन। ऑर्डर डजेंट मैटर। ऑर्डर डज मैटर। सही है। तो अगर ऑर्डर मैटर कर रहा है तो परमुटेशन, और अगर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा तो कॉम्बिनेशन। ऑर्डर डजेंट मैटर। सही है। हाँ, अब ये तो हो गया आपके पास परमुटेशन में क्या है, ऑर्डर मैटर करेगा तो परमुटेशन लगेगा। सही है। ऑर्डर कब मैटर करता है? जब आप रैंक निकालो। चाहिए आपके पास जो है वो एक क्लास के अंदर 15 स्टूडेंट्स है। सही है। और उसमें से जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि 3 स्टूडेंट्स ही को हम रैंक देंगे ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो अब इसके नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने बन सकते हैं? अवेलेबल 15 है, सेलेक्ट कितने करने? 3। तो फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास जो है वो कोई भी स्टूडेंट आ सकता है, सेकंड पे भी कोई आ सकता है, थर्ड पे भी आ सकता है। कंसिडर करो एक स्टूडेंट है जिसका नाम है ए। ए से स्टार्ट हो रहा है, एक स्टूडेंट का नाम स्टार्ट हो रहा है वाई से, और एक का नाम स्टार्ट हो रहा है सी से। तो ये तीनों पोजीशंस पे आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ए आ गया, सेकंड पोजीशन पे वाई आ गया, और थर्ड पोजीशन पे सी आ गया। अब सी अगर फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है और ए जो है वो सेकंड पोजीशन पे और वाई थर्ड पोजीशन पे, तो क्या हुआ? यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। एक पर्सन की पोजीशन चेंज हो गई, फर्स्ट वाला थर्ड बन गया और थर्ड वाला फर्स्ट बन गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि पोजीशन तो मैटर कर रही है। सही है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आपके पास ऑर्डर मैटर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट वाला थर्ड हो जाए और थर्ड वाला फर्स्ट हो जाए तो आप बोलोगे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। जब भी आप रैंक निकालोगे तो ऑर्डर मैटर करेगा। आप पोजीशन निकालोगे तो भी ऑर्डर मैटर करेगा। एक कंपनी है, कंपनी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपके पास कंपनी का सीई होता है, और फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि कंपनी का जो है वो एक एग्जीक्यूटिव या उससे भी नीचे लेबर्स होते हैं। अगर मैं सीईओ को लेबर बना दूं और लेबर को सीईओ बना दूं, तो ऑर्डर मैटर करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि पोजीशन आपने चेंज कर दी, उनके डेजिग्नेशन चेंज कर दिए। तो आपके पास यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। रैंक निकालो, पोजीशन निकालो, डेजिग्नेशन निकालो, तो बेटा इन सारी चीजों में ऑर्डर मैटर करता है।
डेजिग्नेशन, सही है। ये नंबर्स की अरेंजमेंट है, अल्फाबेट्स की अरेंजमेंट है। तो इन सब चीजों के अंदर जो है वो आपके पास ऑर्डर मैटर करता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? परमुटेशन, सही है। अच्छा, तो फिर कॉम्बिनेशन कहाँ पे लगेगा? कॉम्बिनेशन में तो ऑर्डर मैटर नहीं करता कि फर्स्ट पर्सन जो है वो थर्ड पोजीशन पे चला जाए और थर्ड पर्सन जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए। तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो वहां पे कॉम्बिनेशन है। ऐसा कब होता है? मैं एक ग्रुप बनाऊं, अब ग्रुप के अंदर मैं बोलूँ कि मेरे पास जो है वो 5 पर्सन अवेलेबल है, उसमें से 3 पर्सन का ग्रुप बनाना है। अब अगर ग्रुप के अंदर फर्स्ट पोजीशन जो है वो मैं फर्स्ट पर्सन को दूं, और फिर सेकंड पोजीशन में फोर्थ पर्सन को दूं, और थर्ड पोजीशन में फिफ्थ पर्सन को दूं। अब मैं इनकी पोजीशन सिर्फ चेंज कर दूं, फिफ्थ वाला फर्स्ट पोजीशन पे चला जाए और फर्स्ट पर्सन जो है वो फिफ्थ पोजीशन पे आ जाए, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो ग्रुप है। ग्रुप में सबकी वैल्यू सेम होती है। कमेटी है, कमेटी बना दो, ग्रुप बना दो, ग्रुप के अंदर मेंबर्स है, कमेटी के अंदर मेंबर्स होते हैं, तो उनकी पोजीशन नहीं होती। उनकी जो है वो पोजीशन को चेंज करने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबकी वैल्यू सेम होती है। सही है। तो जब भी आपके पास जो है वो ग्रुप बनाओ आप, सही है, या कमेटी बनाओ, सही है, तो आपके पास वहां पे जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्या लगाओगे? कॉम्बिनेशन, सही है। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का फर्क। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होती है, सही है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे निकालोगे, सही है। अच्छा, अब देख लो बेटा, परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? परमुटेशन को लिखते हैं NPR से, सही है। NPR, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है। एन आपको पता है अवेलेबल है, और आर आपको पता है क्या है? सिलेक्शन है उसमें से, सही है। ये हो गया आपके पास NPR का फॉर्मूला, सही। अच्छा, इसी तरह जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें NCR का फॉर्मूला भी देख लेंगे। एक तो ये तरीका होता है, NPR का फॉर्मूला यूज कर लो, जैसे अभी हमने ऊपर एक एग्जांपल ली थी कि आपके पास 3 नंबर है, 1 2 3। आपने 2 डिजिट नंबर बनाना है, अवेलेबल 3 है, एन की वैल्यू 3, सही है। और आर की वैल्यू, आपने जो टू नंबर बनाना है वो 2 डिजिट है, आपने इन 3 डिजिट्स में से 2 डिजिट सेलेक्ट करने हैं, तो आर की वैल्यू है आपके पास 2, सही है। और यहाँ पे पोजीशन तो बिल्कुल मैटर कर रही है, ऑब्वियस है, पोजीशन तो यहाँ पे मैटर करेगी, सही है। अभी हमने ये चीज देखी थी, तो यहाँ पे परमुटेशन लगेगा। तो आप क्या करोगे? एन की जगह 3, पी, आर की वैल्यू 2, इक्वल टू एन फैक्टोरियल, एन की वैल्यू 3 फैक्टोरियल हो गया, डिवाइड में एन की वैल्यू 3 - 2, आर की वैल्यू 2, और फिर ये फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल और डिवाइड में आपके पास 3 - 2 1, सही है। 1 फैक्टोरियल हो गया। 3 फैक्टोरियल आपको पता है 6 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। और ऊपर हमने इसके पॉसिबल आउटकम्स बनाए थे, तो ये पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनाई थी, कितनी आ रही थी? 6 आ रही थी, तो देखो यही आंसर आ गया। तो अब ये तो वैल्यूज बहुत आसान थी ना, 3 नंबर से 2 सेलेक्ट करने थे और 2 डिजिट नंबर बनाना था, तो उसकी इजीली आपने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल ली। लेकिन अगर यही जो है वो नंबर्स 2 के बजाय सिर्फ मैं इसको नंबर्स को 7 कर दूं, ज्यादा नंबर्स नहीं करूं, अवेलेबल नंबर्स में आपको 7 डिजिट्स दे दूं, अवेलेबल डिजिट 7 है, और आपने 3 डिजिट्स को सेलेक्ट करते हुए बनाना है, तो एन की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू, सॉरी, एन की वैल्यू 7 है, आर की वैल्यू 3 है। तो इस बार बेटा आपके पास जो पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे वो ज्यादा बनेंगे, और वो इस तरीके से आप इजीली निकाल नहीं सकते, तो आप परमुटेशन का मेथड यूज करोगे और निकाल लोगे। एक तरीका तो ये है करने का परमुटेशन को, और एक और तरीका भी है, उस तरीके से भी कर सकते हो। देखो, आपके पास 2 पोजीशंस है, कैसे? क्योंकि आपने 2 डिजिट्स को सेलेक्ट करना है, जितने डिजिट्स को सेलेक्ट करना हो या जितने चीजों को सेलेक्ट करना हो, आप उतनी पोजीशंस बना दो, सही है। 2 पोजीशंस है यहाँ पे। फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास कितने नंबर आ सकते हैं? तीनों, सही है। फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास जो है वो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, और 3 भी आ सकता है, सही है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि आपके पास सेकंड पोजीशन पे कितने नंबर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशन होंगी, या तो बोलेगा रिपीटेड नंबर रिपीट हो जाए, कोई मसला नहीं है, या नंबर रिपीट ना हो। अभी हमने जो ऊपर बनाया था ना केस, उसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, उसमें नंबर रिपीटेड नहीं था। तो आप बोलोगे अगर फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास 1 2 3 में से कोई भी एक नंबर आ गया, लेट से कंसिडर कर लो 2 आ गया, सही है, तीन तीन नंबर्स में से तीनों में से कोई भी आ सकता था, तो आपने 3 लिख दिया, सही है। तो आपके पास जो है वो कोई भी एक नंबर आ गया, 2 आ गया, तो नेक्स्ट पोजीशन पे आपके पास जो है वो, फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास 1 2 3 तीनों आ सकते थे, लेकिन आया कौन सा? 2।
तो अब नेक्स्ट पोजीशन पे, ये नॉन रिपीटिंग का केस है, ये रिपीट नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट पोजीशन पे आपके पास जो है वो टू को छोड़ के वन और थ्री आएंगे। अब उसमें से वन आ जाए या थ्री आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, थ्री आ गया कंसिडर कर लो। तो अब नेक्स्ट पोजीशन पे तीन डिजिट्स में से तीनों नहीं आ सकते, बल्कि कितने आएंगे, दो। सही है। और आप इन दोनों को क्या करोगे, इन दोनों पोजीशंस की जो पॉसिबल आउटकम्स है उनको मल्टीप्लाई करोगे। थ्री मल्टीप्लाई टू क्या आ गया, सिक्स। तो आप परमुटेशन का मेथड यूज कर लो या डायरेक्ट इस मेथड से कर लो, आंसर सेम आएगा। लेकिन ये नॉन रिपीटिंग का केस था। जब रिपीटिंग का होता है तो हम ऐसे ही करते हैं, वहां पे परमुटेशन यूज नहीं करते। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? ये चीज समझ में आ गई कि परमुटेशन कब यूज होगा, कॉम्बिनेशन कब होगा, परमुटेशन का फॉर्मूला समझ आ गया। सही है। अच्छा, और भी कुछ फॉर्मूलाज है परमुटेशन के, वो भी लिख लेते हैं एक साथ, वो भी समझ लेते हैं क्या है। सही है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास जो है वो सम है आपके पास। सम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सही है ना। ये सारे आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल रहे हो, नंबर ऑफ, आप जो है वो क्या कहते हैं, अरेंजमेंट्स था और क्या था इसका नाम, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ वेज। ये सारे के सारे काउंटिंग के मेथड है, गिनने के मेथड है। कौन से, एक परमुटेशन और एक कॉम्बिनेशन। सही है। तो आपके पास जो है वो काउंटिंग का प्रिंसिपल है, एक सम प्रिंसिपल है। काउंटिंग के दो प्रिंसिपल है, एक सम प्रिंसिपल होता है और एक प्रोडक्ट प्रिंसिपल होता है। सही है। तो सम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सम प्रिंसिपल क्या है आपके पास? आपके पास एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो किसी भी सेट के अंदर मौजूद है, उसको कहते हैं काउंटिंग। सही है। आप, आपके पास एक प्रोसेस हो रहा है जिसमें एक सेट है, उस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है आप उसको डिटरमाइन कर रहे हो कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो कहलाता है काउंटिंग। सही है। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है ओ ए या फिर एन ए, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन सेट ए। सही है, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है। सही है ना, इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए के अंदर आपके पास कितने एलिमेंट्स है, ओ ए लिखे या एन ए लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काउंटिंग क्या होता है आपके पास, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, आपके पास एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप डिटरमाइन कर रहे हो, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन्ड इन अ सेट। सही है, प्रेजेंट इन अ सेट। सही है, आपके पास एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप किसी भी सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनको क्या कर रहे हो, डिटरमाइन कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड एज काउंटिंग, कॉल्ड एज काउंटिंग। सही है। चलो, अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक सेट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सेट मैंने ए ले लिया, उसके अंदर मेरे पास एलिमेंट्स है वन टू थ्री फोर फाइव। सही है। कितने एलिमेंट्स है, फोर एलिमेंट्स है। तो कैसे लिखा हुआ होगा, एन ए या फिर ओ ए, और आगे लिखा हुआ होगा फोर। इसका मतलब सेट ए के अंदर फोर एलिमेंट्स है। सही है। अच्छा, अब इसका आपने पढ़ना है सम प्रिंसिपल। कौन सा है, सबसे पहले सम प्रिंसिपल। सम प्रिंसिपल में क्या है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट्स है, कोई भी दो सेट है, ए बी, बी सी, सी डी, कोई भी दो सेट्स है। सही है। तो फिर सम प्रिंसिपल क्या होगा, आर टू सेट्स, देन, तो आपके पास बेटा होता है ओ, ओ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट है जितने, उसको माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए यूनियन बी वाले सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। इसको कहते हैं सम प्रिंसिपल। इसको क्या कहते हैं, सम प्रिंसिपल। सही है। ये वाला सम, जो ये जो प्रिंसिपल है काउंटिंग का, सम वाला सम प्रिंसिपल है, दिस दिस इज कॉल्ड
दिस इज कॉल्ड सम प्रिंसिपल, सम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सही है, फॉर ओवरलैपिंग सेट्स, सही है ना। ओवरलैपिंग सेट्स, मुझे बताओगे ओवरलैपिंग सेट्स क्या होता है बेटा? हम्म, आपने पढ़ा हुआ है 10 के अंदर, मैट्रिक में। अच्छा, आपके पास बेटा ओवरलैपिंग सेट, दो सेट्स, दोनों सेट्स में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है, मिनिमम अगर एक एलिमेंट भी दो सेट्स के अंदर कॉमन होता है तो वो ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। तो ये सम प्रिंसिपल है काउंटिंग का, ओवरलैपिंग सेट्स का, सही है। अच्छा, अगर दो सेट्स के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो फिर वो कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अगर मेरे पास जो है वो दो सेट्स ए और बी, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, अगर ए और बी क्या हो, डिसजॉइंट सेट्स हो, डिसजॉइंट सेट्स, तो फिर उनका सम प्रिंसिपल क्या होगा? देन देयर सम प्रिंसिपल इज, तो बहुत सिंपल है, सम प्रिंसिपल यही होगा। अब जब दो सेट्स है, दोनों डिसजॉइंट है तो इसका मतलब इन दोनों सेट्स ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा? नल सेट। ए और बी सेट के इंटरसेक्शन, ए और जो बी सेट है उसका इंटरसेक्शन निकालोगे तो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है, तो इंटरसेक्शन का जो सेट बनेगा वो नल बनेगा, मतलब एम्प्टी बनेगा, खाली बनेगा। सही है। तो इसका मतलब है ए यूनियन बी, एलिमेंट्स ऑन ए यूनियन बी बराबर होगा एलिमेंट्स ऑन ए प्लस एलिमेंट्स ऑन बी। इसमें जो आपके पास एलिमेंट्स ऑन ए इंटरसेक्शन बी है उसकी क्या वैल्यू है? जीरो। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आपके पास कितने एलिमेंट्स होंगे? जीरो। तो माइनस ओ ए इंटरसेक्शन बी की क्या वैल्यू है? जीरो। तो आपके पास कंप्लीटली ए यूनियन बी वाले सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो कंप्लीटली डिपेंड करेंगे एलिमेंट्स ऑन सेट करना है। सही है, कहाँ तक ले, किस सेट की बात हो रही है? दिस ज्वाइंट सेट दो नहीं है, तीन हो गए, चार हो गए, पांच हो गए, 10 हो गए। सही है, आपके पास जितने भी सेट्स गिवन दिए हुए हैं दो से ज्यादा, वो सारे डिसजॉइंट है। तो फिर उसका सम प्रिंसिपल क्या बनेगा वो भी लिख देते हैं। अच्छा, तो हम सिर्फ डिसजॉइंट का देखेंगे। सही है, ओवरलैपिंग का नहीं देखेंगे। ओवरलैपिंग में अगर तीन भी आ गए ना तो फॉर्मूला बढ़ जाता है, सही है, एक्सटेंड कर जाता है। चार में तो और बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन डिसजॉइंट का कोई मसला नहीं है, डिसजॉइंट में आसान है। इफ मोर देन टू सेट्स, अगर आपके पास जो है वो, हाँ, मोर देन टू सेट्स हो जाए। इफ द नंबर ऑफ सेट्स आर थ्री और मोर, सही है, अगर आपके पास जो है वो नंबर ऑफ सेट्स क्या हो जाए, तीन या फिर उससे ज्यादा, देन तो फिर क्या हो जाएगा? देन सम प्रिंसिपल इज एक्सटेंडेड, विल बी एक्सटेंडेड, विल बी एक्सटेंडेड। तो आपके पास सम प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? एक्सटेंड हो जाएगा, सही है। एक्सटेंड होके क्या हो जाएगा? ओ, अब आपके पास जो है वो यहाँ पे कितने सेट है? ए यूनियन बी यूनियन सी, सही है। चलते 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 यूनियन, आप लिख सकते हो कि एन, सही है। एक काम करते हैं, इसको ए बी सी नहीं लिखते, A1 A2 A3 ऐसे लिख लेते हैं। चलते चलते ए एन सेट हो गए, सही है। ए एन मतलब हो सकता है कि 26 सेट हो सकता है 30 सेट्स हो, सही है, एन की वैल्यू जो होगी उतने सेट्स होंगे। अगर एन की वैल्यू आपके पास 50 है तो A1 से लेके A50 तक के सेट्स है आपके पास। इन सब का यूनियन किसके बराबर होगा? बहुत आसान है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन सेट A1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन सेट A2 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन सेट A3 एंड सो ऑन, चलते 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 चलते, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन सेट AN। तो हर एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि A यूनियन
A1 यूनियन A2 यूनियन A3, चलते चलते AN के यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे। सही है। लेकिन एक शर्त है कि ये सारे के सारे सेट्स एक दूसरे के साथ डिसजॉइंट होंगे। कोई भी एक एलिमेंट आपके पास जो है वो दो सेट में नहीं आएगा। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही। चलो इसके बाद जो है वो बेटा, इसमें आपके पास जो है वो प्रोडक्ट प्रिंसिपल है। सही है। काउंटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल भी कहते हैं उसको, और प्रोडक्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। वो देखते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल। सही है। और इसका दूसरा नेम क्या है? और प्रोडक्ट प्रिंसिपल कहते हैं। प्रोडक्ट प्रिंसिपल फॉर काउंटिंग। सही है। तो आपके पास यहाँ पे जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल कह लो या प्रोडक्ट प्रिंसिपल कह लो काउंटिंग का। अच्छा। तो इसमें आपके पास क्या है? सेट्स है। दो सेट्स है या दो से ज्यादा सेट है। सही है। हम दो सेट लेते हैं पहले। इफ A and B आर एनी टू सेट्स, then their Cartesian product, hmm? then their Cartesian product, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है बेटा? दो सेट्स के दरमियान का A क्रॉस B। सही है। इज, अच्छा, तो आपके पास जो है वो दो सेट्स है, आपने उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया A क्रॉस B। उसके अंदर n मतलब उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? n से लिख लो या o से लिख लो, एक ही बात है। सही है। किसके बराबर होगा? एलिमेंट्स ऑन सेट A मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑन सेट B। सही है। तो अगर आपके पास जितने एलिमेंट सेट A में है और जितने एलिमेंट सेट B में है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो A क्रॉस B जब आप निकालोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे दोनों सेट्स के दरमियान में, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? जितने एलिमेंट्स A में है और जितने B में है, उन दोनों का प्रोडक्ट करने का जो आंसर आएगा, प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा, उतने ही एलिमेंट्स A क्रॉस B वाले वेक्टर के, सॉरी, सेट के अंदर होंगे। सही है। अच्छा, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल या फिर प्रोडक्ट प्रिंसिपल। अगर आपके पास जो है वो, हम प्रोडक्ट प्रिंसिपल को हमने एक्सटेंड कर दिया, दो सेट्स नहीं है, 3 4 5 8 10, मतलब फाइनाइट सेट्स है, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स है। सही है। मोर देन टू सेट्स है। तो फिर आपके पास ये प्रोडक्ट क्या हो जाता है इसका? इफ थ्री और मोर सेट्स, देन तो फिर क्या होता है ये? तो ये O A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3, चलते 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 क्रॉस AN, ये इक्वल होगा एलिमेंट्स ऑन सेट A1 मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑन सेट A2 मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑन सेट A3 मल्टीप्लाई, चलते 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 एलिमेंट्स ऑन सेट AN। सही है। बिल्कुल सेम है जैसे दो सेट में था, बाकी सारे सेट्स में भी ऐसा ही होगा। इसमें देख लो बेटा, या तो कुछ पूछना है? चलो। नो सर। चलो आज हम यहीं तक रखेंगे। सही है। फिर नेक्स्ट क्लास में, कल जो हमारी क्लास होगी, उसके अंदर फिर हम जो है वो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 6.2 के।